नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज बौद्धिक संपदा विधियों की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर का विषय है प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसको हम गेट के नाम से जानते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। गेट का अध्ययन करेंगे। गेट के बाद में हम डब्ल्यूटीओ का अध्ययन करेंगे। डब्ल्यूटीओ में फिर हम ट्रिप्स समझौते का भी अध्ययन करेंगे। तो हमने पीछे के जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने देखा कि बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु पेरिस अभिसमय, बर्न अभिसमय के समय से ही प्रयास शुरू हो गए, लेकिन इनका जो मूर्त रूप हमें जो देखने को मिला वो गेट समझौते में देखने को मिला। तो जो आज हम बौद्धिक संपत्तियों का जो हम आज स्वरूप देख रहे हैं, आज जो बौद्धिक संपत्तियों का हम अस्तित्व देख रहे हैं, किस तरीके से उनकी पालना की जाती है, तो इनकी जो आधारशिला है वो गेट से ही रखी गई है। तो आज हम गेट के बारे में जानते हैं। गेट की स्थापना क्यों हुई, ये हमारे लिए जानना सबसे आवश्यक है। जो गेट की जो स्थापना है वो 30 अक्टूबर 1947 की दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के तुरंत बाद। जो दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि दुनिया के लगभग देश एक दूसरे के साथ युद्ध में लगे हुए थे और इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। जो विश्व व्यापार था वो ठप हो गया था। और इससे पहले 1930 की महामंदी, जिसको हम द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, उसमें भी अनेक देशों ने संरक्षणवादी निर्णय लिए अपने व्यापार को बचाने के लिए। हर देश ने अपने व्यापार को मंदी से उबारने के लिए कुछ संरक्षणवादी निर्णय लिए। उससे भी विश्व अर्थव्यवस्था एक तरीके से रुक गई और फिर रही सही कसर दूसरे विश्व युद्ध ने कर दी। जो द्वितीय विश्व युद्ध से जो तबाह हुई दुनिया की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए शुरू में 23 देशों के मध्य गेट का समझौता संपन्न हुआ। भारत इसका सदस्य 8 जुलाई 1948 से बना। यह दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौता था, जिसका काम व्यापार में टैरिफ घटाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना था। 1 जनवरी 1995 को जब विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया, तब ये गेट प्रभावहीन हो गया। लेकिन जो डब्ल्यूटीओ का जो अस्तित्व है वो गेट पर ही आधारित है। गेट का उद्देश्य हानिकारक व्यापार संरक्षणवाद को समाप्त करना था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक व्यापार में 65% की गिरावट आ गई थी। गेट ने दुनिया में छाई हुई आर्थिक बदहाली को वापस पटरी पर लाने के लिए काफ़ी हद तक योगदान किया। जो गेट है उसके 3 प्रमुख प्रावधान हैं। जो पहला प्रावधान है वो है कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र दूसरे सदस्य राष्ट्र को सबसे पसंदीदा राष्ट्र, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्रदान करेगा एवं टैरिफ पर समान व्यवहार करेगा। दूसरा, गेट ने आयात निर्यात की संख्या पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके भी कुछ अपवाद हैं, जिनमें निम्न है कि जो कृषि उत्पादों का जब अधिशेष हो, सरप्लस में हो, तब उनका आप निर्यात कर सकते हैं। भुगतान शेष को सुरक्षित रखने के लिए सीमित मात्रा में आयात निर्यात करना, ताकि विदेशी पूंजी भंडार को बनाए रखे। राष्ट्रीय सुरक्षा में व्यापार को प्रतिबंधित करना था, जिसमें बौद्धिक संपदा का संरक्षण करना सुनिश्चित करना था। और जो उभरते बाजार वाले देश है वहाँ के उद्योग धंधों की रक्षा हेतु ये जो गेट का जो दूसरा मुख्य कार्य था। जो तीसरा जो मुख्य प्रावधान है जो कि 1965 में जोड़ा गया, ताकि विकासशील देश ज़्यादा से ज़्यादा इस समझौते का हिस्सा बन सके। विकसित देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विकासशील देशों के आयात पर टैरिफ खत्म करने पर सहमति व्यक्त की। इससे दुनिया भर में मध्यम श्रेणी के जो उपभोक्ता हुए उनकी संख्या में वृद्धि हुई। इस तरह हमने देखा कि जो गेट ने जो विश्व व्यापार को वापस पटरी पर ला दिया। इसके भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, जिनकी हम संक्षिप्त चर्चा करते हैं। जो गेट द्वारा जो इसके फायदों में है कि जो गेट द्वारा कम की गई टैरिफ से
विश्व व्यापार में अपार बढ़ोतरी हुई। तो 1950 से 1960 तक विश्व की अर्थव्यवस्था में 8% की दर से इजाफा हुआ। विश्व व्यापार जो 1970 में $332 बिलियन था, वो बढ़कर 1993 में, जब गेट की जगह WTO ले रहा था, उस समय तक $3.7 ट्रिलियन हो गया। और गेट के कारण ही कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिला, अर्थव्यवस्था आपस में खुली, एक दूसरी जगह व्यापार हुआ। तो क्या हुआ कि सदस्य राष्ट्रों में अंग्रेजी भाषा का चलन बढ़ा और ये विश्व के उपभोक्ताओं की आम भाषा बन गई। जो नुकसान थे इसमें वो ये थे कि कम टैरिफ ने अल्प विकसित एवं जो विकासशील देशों की घरेलू इंडस्ट्रीज होती है उसको ख़त्म कर दिया, जिससे इन देशों में बेरोजगारी की दर में तेज़ी से इजाफा हुआ। सरकारों ने अपनी इंडस्ट्रीज को प्रतियोगिता में बनाए रखने के लिए भरपूर सब्सिडी देना शुरू किया। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में का कृषि क्षेत्र इसका उदाहरण है। और जो अन्य मुक्त व्यापार समझौतों की तरह गेट ने व्यापार के एकाधिकार के लिए राष्ट्रों को अपने घरेलू कानूनों में बदलाव करने के लिए दबाव बनाया, ताकि उनको अधिक से अधिक व्यापारी लाभ हासिल हो सके। उदाहरण देखते हैं, जैसे भारत की जो जो दवा उद्योग है, जो सस्ती दवाओं के लिए जाना जाता है, तो क्या होता है कि भारत की जो कंपनियां वो बिना लाइसेंस फीस दिए दवाइयों के सामान्य संस्करण, जिनको हम जेनरिक वर्जन कहते हैं, वो बनाती हैं। इससे क्या है कि लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में जो सस्ती दवाइयाँ होती है वो सुलभ होती है, और इससे जो विदेशी दवा कंपनियाँ हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा समस्या है, और वो देश की सरकार पर समय समय पर इस निमित्त दबाव भी बनाती है। तो जो गेट है उसकी स्थापना विश्व व्यापार को सुदृढ़ करना था, और इसी को लेकर इसकी स्थापना हुई। एक समय जो विश्व व्यापार था वो बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया था। गेट ने वापस उसको पूर्ण पटरी पर लाया और दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक नया बल प्रदान किया। तो गेट की स्थापना जिस उद्देश्य के लिए की गई थी वो उद्देश्य इसने लगभग प्राप्त कर लिया। धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में हम गेट की जो अगली कड़ी थी WTO उसके बारे में जानेंगे।